जैसे क्वथनांक को बदला जा सकता है, वैसे ही हिमांक को भी बदला जा सकता है। लेकिन एक अंतर है, क्वथनांक को केवल बढ़ाया जा सकता है, जबकि हिमांक को केवल कम किया जा सकता है। आपने ठंडे और बर्फीले सर्दियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बर्फीले फुटपाथों या वाहन मार्गों पर नमक छिड़कते देखा होगा। ये इन सतहों पर जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 और पानी के मिश्रण को ऑटोमोबाइल शीतलन प्रणाली में प्रतिहिम के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन दोनों स्थितियों में ये विलयन वास्तव में क्या करते हैं? वे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी के हिमांक को कम करने में मदद करते हैं। जब कोई पदार्थ जैसे पानी जमता है, तो पानी के कण सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। हम जानते हैं कि पानी एक ध्रुवीय यौगिक है। इसके अणु में 2 धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु होता है। विपरीत आवेश निकटवर्ती अणुओं को आकर्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरा आणविक आकर्षण बल पैदा होता है। पर्याप्त उच्च तापमान पर इन अणुओं में अन्य अणुओं के चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, लेकिन इन आकर्षण बलों से बाहर निकलने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। परिणाम स्वरूप निकटवर्ती अणुओं के बीच के बंध कुछ ही समय में टूटते हैं और फिर से बन जाते हैं। जब तापमान गिरता है और पानी जमकर ठोस बर्फ बनता है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है। वे धीमे हो जाते हैं और एक उच्च संगठित निविड संकुलन में संकुलित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं क्रिस्टल। अब अधिक से अधिक ये अणु जो कर सकते हैं, वह अपने संबंधित स्थानों से बिना हिले कंपन कर सकते हैं। इस तरह से बनती है बर्फ। अणुओं की इस निश्चित व्यवस्था को बाधित किया जा सकता है किसी अशुद्धि के द्वारा, जैसे कि नमक। आइए इसे सोडियम क्लोराइड को शुद्ध पानी में मिलाकर समझते हैं। पानी में सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- आयनों में वियोजित होता है। ये आयन पानी के अणुओं के बीच चले जाते हैं और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देते हैं, जो पहले पानी के अणुओं को एक साथ रखे थे। पानी के धनावेशित हाइड्रोजन सिरे अब विपरीत रूप से आवेशित Cl- आयनों से घिरे हैं, जबकि पानी के ऋणावेशित ऑक्सीजन सिरों को धनावेशित Na+ आयन घेर लेते हैं। इन समूहों को जल योजन क्षेत्र या जल का विलायक योजन कोश कहते हैं। ये गोले गठन के सुव्यवस्थित स्वरूप को बाधित करते हैं, जो पानी को बर्फ में रूपांतरित करने के लिए अन्यथा जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल योजन क्षेत्रों को करीब लाने और विलयन को ठोस करने के लिए एक विलयन से बड़ी मात्रा में गतिज ऊर्जा को बाहर निकालना होगा। इसलिए एक विलेय, जैसे कि साधारण नमक को पानी की तरह एक विलायक में मिलाने से इसका हिमांक घट जाता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हिमांक में कमी का परिमाण विशुद्ध रूप से एक विलायक में घुले विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आइए एक उदाहरण लेकर सीखते हैं ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड का। हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज का 1 मोल 180 ग्राम और 1 मोल सोडियम क्लोराइड का, जो कि 58.5 ग्राम है, को
दो अलग-अलग बीकर A और B में मिलाया जाता है, जिनमें 1000 ग्राम पानी है। जैसे ही इन बीकरों में पानी का तापमान कम होता है, आप देखेंगे कि बीकर A में पानी लगभग -1.86 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, जबकि बीकर B में पानी की समान मात्रा को जमने के लिए तापमान में और अधिक कमी की जरूरत होती है। बीकर B में पानी -3.72 डिग्री सेल्सियस पर ही जमना शुरू कर देता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है क्योंकि ग्लूकोज जब पानी में घुलता है तो आगे कणों में वियोजित नहीं होता है। हालांकि सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक यौगिक की प्रत्येक सूत्र इकाई जब पानी में घुलती है तो वियोजित होती है 2 कणों में। इस प्रकार आयनों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में जल योजन क्षेत्र बनते हैं, जिसे बाहर निकालने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि ये जम सके। इसलिए इस स्थिति में ग्लूकोज विलयन की तुलना में हिमकारी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमी गति से होती है। अतः ग्लूकोज विलयन की तुलना में नमक पानी का मिश्रण बहुत कम तापमान पर जम जाता है। सारांश। इस टॉपिक के अंत में हमने ये सीखा कि किसी भी विलायक में अशुद्धि या विलय की उपस्थिति से जल योजन क्षेत्रों का निर्माण होता है। ये विलायक कणों के गठन के एक सुव्यवस्थित स्वरूप को बाधित करता है, जिससे विलयन का हिमांक घट जाता है। हमने ये भी देखा कि जितने अधिक संख्या में विलय कण मिलाए जाते हैं, उस विलयन का हिमांक उतना ही कम होता जाता है। हिमांक में कमी के लिए कारण निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना कि क्वथनांक में वृद्धि के पीछे का कारण है, लेकिन हिमांक की कमी पता लगाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके कई अनुप्रयोग होते हैं। आगामी वीडियो में इसके अनुप्रयोगों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।